हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और वैसे भी एज सिटीज़न भी आपको फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल राइट्स को उसके वर्ड्स से समझने की कोशिश करें तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक या एसेंशियल, और अगर हिंदी में से अगर हम कहें तो होता है मूल, यानी कि किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पौधे के लिए उसकी रूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। बिना रूट्स के एक पौधा ग्रो ही नहीं कर पाएगा और उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी, और हम एक पौधे को बिना उसकी रूट्स के इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसी प्रकार एज सिटीज़न और एज ह्यूमन हमारे पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, मतलब राइट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उन राइट्स में हमारे पास कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिनके बगैर हम हमारी लाइफ में डेवलप ही नहीं कर पाएंगे और हमारी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, एक बेहतर जीवन सोच ही नहीं सकते जिन राइट्स के बगैर। मतलब ये राइट्स हमारे लिए बहुत ही बेसिक और एसेंशियल होते हैं। ऐसे राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर हम राइट्स को समझने की, एक बार फंडामेंटल राइट्स को शुरू करने से पहले हम राइट्स को समझ लेते हैं कि राइट्स आखिर होते क्या हैं। तो राइट्स जो हैं ये जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं। क्लेम्स का मतलब होता है दावे। अब ये कैसे दावे होते हैं? जस्टिफाइड होते हैं, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि किसी समाज में जब लोग एक साथ आते हैं और किसी चीज़ पे वो अपना क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, मतलब अपनी इच्छा, अपनी मांगें रखते हैं, और यही मांगें जब उनकी आगे चल के और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, मतलब किसी सोसाइटी में लोगों की कोई मांग होगी, जैसे मांग होगी राइट टू फ्री, जैसे कि उनको स्वतंत्रता की उनकी मांग होगी कि हमें स्वतंत्रता दो, तो ये उनकी मांग होगी। लेकिन जब ये मांग आगे जाके एक क्लेम बन गई होगी, मतलब और स्ट्रांग हो गई होगी, तो ये क्लेम बन गई होगी। अब ये क्लेम को क्या, जब किसी स्टेट, मतलब स्टेट ने या सोसाइटी ने इनको रिकॉग्निशन दिया होगा, इनको अप्रूवल दिया होगा, तो फिर ये राइट्स बन गए होंगे। मतलब कि हमारी जब किसी सोसाइटी में, समाज में लोगों द्वारा जो डिमांड होती हैं या क्लेम्स होते हैं, जब उनको स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, स्टेट या सोसाइटी उन्हें रिकॉग्नाइज कर देती है, तो ये राइट्स बन जाती हैं, ये डिमांड्स राइट्स बन जाती हैं, और किसी व्यक्ति का किसी भी चीज़ पर ये क्लेम हो जाता है, दावे हो जाते हैं। जैसे कि अभी स्वतंत्रता पर मेरा एक दावा है, मतलब कि स्वतंत्रता मेरा एक अधिकार है, ये मेरा अधिकार हो गया है। तो राइट्स जो हैं हमेशा कैसे होते हैं, ये रैशनल और मॉरल होते हैं, मतलब औचित्य और नैतिक होने चाहिए। मतलब किसी भी आपकी अनैतिक और अनौचित्य डिमांड को, मतलब मांग को राइट नहीं बना दिया जाता। जैसे कि हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसके पीछे क्या है, रैशनल है और ये नैतिक भी है, ऐसी डिमांड नैतिक भी थी, और तो इन्हें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारे देश ने क्या किया, इनको मान्यता दी और इन्हें हमारा अधिकार बना दिया गया। लेकिन वहीं अगर समाज के लोगों का कुछ अनैतिक मांग हो, जैसे कि उनकी मांगे हो कि हम दूसरे को स्लेव बना लें, अपना स्लेव बना लें, तो ये अनएथिकल होगा और ये मॉरल नहीं होगा और इर्रेशनल होगा, इसका कोई औचित्य भी नहीं होगा। तो ये डिमांड लोगों की कभी भी राइट नहीं बन सकती। मतलब राइट शुड ऑलवेज बी रैशनल एंड मॉरल। राइट्स जो हैं ये इक्वली सबके लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब चाहे कोई भी किसी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, कुछ भी, मतलब उसका क्लास क्या है, स्टेटस क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। राइट्स जो है सबके लिए इक्वली अवेलेबल होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जहाँ राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज़ आ जाती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जहाँ ड्यूटीज़ होती हैं वहाँ राइट्स होते हैं, जहाँ राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज़ होते हैं। वो कैसे? जैसे कि मेरे पास राइट टू एजुकेशन है, मतलब मेरे पास शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ये मेरा अधिकार है। वहीं ये मेरे पेरेंट्स और स्टेट की ड्यूटी हो जाएगी कि वो मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करें। समझ रहे हैं आप कि जैसे कि समाज में किसी व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ है, मतलब उसे जीने का अधिकार है, लेकिन ये सोसाइटी के अदर लोगों के ऊपर एक ड्यूटी होती है कि वो उसे जीने दें।
मतलब जहाँ मेरा अधिकार, इफ़ आई हैव सर्टेन राइट्स सो इट्स माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट। ये मेरी ड्यूटी, अगर मेरे पास अधिकार है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज के दूसरे लोगों के अधिकारों की भी को रिस्पेक्ट करूं। तो ये राइट्स होते हैं। अब राइट्स जैसे कि हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, एज सिटीज़न एज ह्यूमन बीइंग हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे राइट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कुछ लीगल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कोई कानून के द्वारा हमें मिले होते हैं, मतलब इन्हें कानून बना के हमें दिया जाता है और इनको एनफोर्स करने की जो जिम्मेदारी रहती है वो स्टेट की रहती है, मतलब राज्य इन्हें लागू करवाता है। लीगल राइट्स को अमेंड करना सरल होता है, मतलब एक ऑर्डिनरी लॉ को जैसे संशोधित किया सकता है, बदला जा सकता है, उसी प्रकार इन राइट्स को भी ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या बदला जा सकता है, आसानी से बदला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में दिए गए हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं होते, मतलब जैसे कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए अवेलेबल हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सभी के लिए अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, मतलब राइट टू वोट सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ 18 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इन्हें जो अमेंड करने की जो प्रोसेस है ये थोड़ी जटिल होती है, मतलब थोड़ी सी कठिन होती है इनको संशोधित करना। इनको अमेंड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स जो हैं ये नेचुरल राइट्स होते हैं, मतलब या फिर इन्हें हम कोई बर्थ राइट भी कह सकते हैं, जो हमें जन्म से मिले हैं, ऐसे अधिकार जो हमें जन्म से मिले हैं। इन्हें ख़त्म करने की या इन्हें हमसे छीनने की जो पावर है, ऐसी कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं हो सकती कि वो हमारे ह्यूमन राइट्स हमसे छीन ले। ह्यूमन राइट्स जो है, चाहे हम अमेरिकन हों, इंडियन हों, अफ्रीकन हों, यूरोपियन, हम कोई भी हों, लेकिन हमारे ह्यूमन राइट्स सेम ही होते हैं। और अगर हम इंडियन हैं, यूएसए में हैं, तो वहाँ पर भी मेरे ह्यूमन राइट्स सेम ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। ह्यूमन राइट्स सब जगह बराबर होते हैं, सभी के लिए बराबर होते हैं, चाहे कोई भी सेक्स का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी एथनिसिटी का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी नेशनैलिटी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी के लिए अवेलेबल होते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमन राइट्स जो हैं हमारे नेचुरल राइट्स हैं, मतलब ये इनहेरिट राइट्स हैं, ये हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ हमें मिलते हैं, जैसे क्योंकि ये किसी राज्य के बनने से पहले ही हमें मिल जाते हैं, तो किसी भी राज्य को के पास ये पावर नहीं रहती कि वो हमसे हमारे ह्यूमन राइट्स छीन ले। अब हम समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स को की अगर हम बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 में दिए हुए हैं। तो जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में 1215 में वहाँ के जो किंग थे उनके द्वारा एक अधिकारों का परिपत्र जारी किया गया था, मतलब जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था, जिसमें अधिकार दिए गए थे। तो कहते हैं कि सबसे पहले इंग्लैंड ने ही पूरे विश्व को अधिकार दिए थे, मतलब अधिकारों से सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने, इंग्लैंड ने ही पूरी दुनिया को करवाया था। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए के बिल्स ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। इसे कहाँ मैग्ना कार्टा जाता है, लेकिन ये यूएसए के बिल्स ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, क्योंकि सबसे पहले लिखित रूप में जो अधिकार हैं वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको मिलेंगे, मतलब क्योंकि यूएसए का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को देखें तो इनका एम है टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो हमारे देश में, ऐसा इनका उद्देश्य है।
कैसे? क्योंकि हमारे पास राइट टू क्रिटिसाइज़ है, मतलब हमारे पास आलोचना का अधिकार है, हमारे पास राइट टू बी इलेक्टेड है, हमारे पास चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमारे पास वोट डालने का अधिकार है, हमारे पास किसी भी गवर्नमेंट जो पोस्ट पर अपॉइंट होने का अधिकार है, मतलब हमारे पास हमारी देश की शासन व्यवस्था में शामिल होने का, उसको चलाने का अधिकार है। और हमारे इंडियन जो कि हमें किससे पॉसिबल होता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स से, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है? इन्हीं को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। दूसरा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे देश में तानाशाही सरकार का शासन बनने से रोकते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं हमारे देश में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब तानाशाही सरकार बनने से रोकते हैं। इनका उद्देश्य है कि हमारे देश में कानून की सरकार हो, ना कि किसी आदमी की, मतलब गवर्नमेंट ऑफ लॉ हो, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा अगर हम इसका उद्देश्य देखें, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि ये फंडामेंटल है, मतलब बेसिक है, एसेंशियल है, इन राइट्स के बगैर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। मतलब कि ये क्या करते हैं? ये हमारे जो हर सिटीज़न, हर पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कैसी डेवलपमेंट? मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, हर टाइप की जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिशिएबल राइट्स हैं, मतलब कि पर्सन कोर्ट जा सकता है इनको लागू करवाने के लिए, या अगर इनका उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी पर्सन के, तो वो कोर्ट में जा सकता है या उनको एनफोर्स करवाने, यानी कि उनको लागू करवाने के लिए कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है, इसलिए जस्टिशिएबल राइट है। फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन में नेचर है वो नेगेटिव, कुछ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव कैरेक्टर्स के हैं, कुछ जो हैं पॉजिटिव कैरेक्टर है। नेगेटिव कैरेक्टर कैसे? कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अथॉरिटी या स्टेट पर क्या लिमिटेशन इम्पोज करते हैं, कि स्टेट जो है कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ना करे, मतलब स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन पे ये लिमिटेशन इम्पोज करते हैं, इसलिए कुछ फंडामेंटल राइट्स का जो कैरेक्टर है वो कैसा है? नेगेटिव है। वहीं कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स के हैं। पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब कि ये पर्सन को कुछ प्रिविलेजेस देते हैं, कुछ प्रिविलेजेस और कुछ पावर देते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव कैरेक्टर के हो जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं सिर्फ सिटीज़न के लिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए, जबकि बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो हैं वो सभी के लिए, चाहे वो कोई भी फॉरेनर हो या सिटीज़न हो, उन सभी के लिए अवेलेबल हैं। कौन कौन से राइट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं फॉर इंडियन सिटीजन्स? तो उसमें आता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये जो आपके जो 5 राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो सभी फॉरेनर हो चाहे सिटीजन्स हो उन सभी के लिए अवेलेबल हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट नहीं है, मतलब पार्लियामेंट द्वारा इनको कर्टेल, रिपील और अमेंड किया जा सकता है, मतलब कि इन्हें कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है, लेकिन बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट किए हुए पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं, मतलब इनका सस्पेंशन किया जा सकता है। कब? जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो तब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, तब ये लागू नहीं रहते। सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो ड्यूरिंग इमरजेंसी भी आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। अब वो 2 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो 2 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मतलब कि वो
खुद ही लागू हो जाते हैं, जैसे ही अपने आप लागू हो जाते हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए जो पार्लियामेंट है उसको लॉज बनाने पड़ते हैं, मतलब कानून बनाना पड़ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली, मतलब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जैसे आप सबको पता होगा। लेकिन जो आर्टिकल 31A है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 1978 में डिलीट कर दिया गया था। कहाँ से? जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से इसको डिलीट कर दिया गया था। और इसको कहाँ पर ऐड किया गया था? इसे ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में। एक आर्टिकल जोड़ा गया था 300A, और वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट का स्टेटस दिया गया था, कि मतलब अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 से डिलीट कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। लेकिन आज भी राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है, मतलब ये भी अभी एक लीगल राइट है। और लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट जो है वो एक ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा अमेंड कर सकती है, इजीली उसका अमेंडमेंट किया जा सकता है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, एक ऑर्डिनरी लॉ पास करके इसे अमेंड किया जा सकता है। तो अब हम हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 को समझेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 से लेके 35 है वो क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि 31A जो हमारा डिलीट हो गया था, तो अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, ये आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट नहीं होते, मतलब हमारे जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से ही स्टार्ट नहीं होते हैं। 12, 13 और 33, 34, 35 जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस बताते हैं, जबकि जो राइट्स जो हैं वो हमारे आर्टिकल 14 से लेके 32 तक हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक हैं। तो हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट की डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है हमको, मतलब राज्य की परिभाषा बताता है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार एक शब्द आता है जिसको हम बार बार शब्द आता है, स्टेट ये करेगी, स्टेट वो नहीं करेगी, स्टेट ऐसा करेगी। तो ये स्टेट का मतलब क्या है? अब स्टेट से यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो स्टेट का मतलब हमारे इस आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में साफ बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब यहाँ पर है जो भी यूनियन गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र की सरकार, संसद, राज्य की सरकारें और जितनी भी विधानसभा है उनकी विधान परिषद, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ में कौन आती हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, जो आपकी पंचायत होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं, और भी जो भी आपके ट्रस्ट होते हैं, ये सारे आपके लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। और अदर अथॉरिटीज़ जैसे कि नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सब आपकी उसके अंदर आएंगी। किसके अंदर? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। इसके अलावा प्राइवेट बॉडी और जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। अब आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है ऐसे कानूनों के बारे में, ऐसे लॉज के बारे में जो इनकंसिस्टेंट हैं विथ फंडामेंटल राइट्स, मतलब ऐसे कानून जिनका टकराव हो रहा है किससे? मूल अधिकारों के साथ जिनका टकराव हो रहा है, वैसे कानूनों के बारे में आर्टिकल 13 बात करता है कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून पास करती है, ऐसा कानून बनाती है, ऐसा कोई बिल पास करती है जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता है, ख़त्म करता है, या फंडामेंटल राइट्स को बदलता है या लिमिट करता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन करके उस जो कानून जो बनाया गया है पार्लियामेंट द्वारा, उसको
नलीफाई करे और इनवैलिड घोषित कर सकता है, मतलब उसको अवैध घोषित कर सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 में ये पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। मतलब ये पावर है पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव कर सकती है, इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी वो बदल सकती है। फिर क्या होगा, तो 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बिना फंडामेंटल राइट्स या फिर बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो हमारी संविधान की मूल संरचना है, मूल संरचना को बिना बदले, जो हमारा एम है, उद्देश्य है हमारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बिना उससे छेड़छाड़ किए उसे बदले। अगर ऐसा कोई कानून जो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है तो वो कानून जो है सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड घोषित कर सकती है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। तो आर्टिकल 13 हमारा लॉज की बात करता है जो इनकंसिस्टेंट है विथ फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे असली जो राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से लेके 32 में। अब हमने देखा जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कहते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हम सुनते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पर 6 फंडामेंटल राइट्स कैटेगरीज हैं, मतलब राइट्स ऑफ कैटेगरीज हैं ये। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 कैटेगरीज हैं। इसकी जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे 5 राइट्स आते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। 14 से 18 तक जो आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। ये 5 राइट इंश्योर करते हैं कि हमारे देश में जो है समानता हो, हर व्यक्ति को समानता मिले, हमारे समाज में, देश में समानता हो, इक्वालिटी आए, ये इंश्योर करते हैं ये 5 राइट्स। तो हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ राइट्स है विच इज़ राइट टू इक्वालिटी, इसमें जैसे कि 5 राइट है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। हिंदी में अगर इसे बोलें तो मतलब इसका क्या होता है कि देश में जो भी लॉ बनेगा, जो भी कानून बनेगा, वो हर व्यक्ति पे इक्वली अप्लाई होगा, मतलब सब पे बराबर से लागू होगा। ऐसा नहीं कि अमीरों पे लागू नहीं होगा, सिर्फ गरीबों के लिए कानून बनेगा, ऐसा नहीं है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, कोई भी स्टेटस हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति पे ये लॉ अप्लाई होंगे। और फिर इसका दूसरा जो सेंटेंस है वो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कानून इक्वली प्रोटेक्ट भी करेगा। कैसे? मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कि जो समान परिस्थितियों में समानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वर्ग, जैसे कि महिलाओं के लिए प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं, बच्चों के लिए प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं, या फिर इसका एक और हम एग्जांपल देखें तो जो रिजर्वेशन है वो इसका अच्छा जो है उदाहरण है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन जो रहता है, महिलाओं के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं, प्रिविलेजेस रहते हैं, बच्चों के जो प्रिविलेजेस रहते हैं वो दे सकते हैं इसको। मतलब एक कानून सभी पे अगर बराबरी से लागू होगा तो ये भी गलत है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे सेक्शंस हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, जिन पे अगर वो कानून लागू होगा तो उनके साथ फिर ये अन्याय होगा।
तो जस्टिस हो, हर व्यक्ति के साथ जस्टिस हो, इसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है हमारे में। जब हम राइट टू इक्वालिटी को एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ होता क्या है और ये किस किस मतलब इनके ग्राउंड्स क्या है और इन पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये भी क्योंकि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जैसे मैंने कहा फंडामेंटल राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, इन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो है रीजनेबल होना चाहिए, इनकी रीजनेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17 ऐसा है जो एब्सोल्यूट राइट है, इस पर कोई भी लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर इसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव को ख़त्म करने की बात करता है। कहाँ, हमारे समाज में। अब एक और बात यह है कि जो आर्टिकल 14 है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ ये कहता है ये स्टेट टू सिटीजन्स है, मतलब कि ये सरकार पे, मतलब जो राज्य पे लिमिटेशन इम्पोज कर रहा है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष पर लागू हो। हाँ, ये समाज में सब पर समान तरीके से लागू होगा और उसका समान संरक्षण भी सभी को मिलेगा। ये राइट्स कह रहा है, किसको डायरेक्ट कर रहा है कि ये स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी। आर्टिकल 14 स्टेट से कह रहा है कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, तो ये स्टेट टू सिटीजन्स वाला राइट है। वहीं आर्टिकल 15 की बात करें तो ये स्टेट टू सिटीज़न और ये सिटीज़न टू सिटीजन्स भी है, मतलब कि सरकार नागरिकों से कोई भी भेदभाव नहीं करेगी और नागरिक से कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब लोग आपस में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सरकार भी लोगों से कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ओनली, अब इस पे कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ, यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ हुआ है विच इज़ ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब सिर्फ ये 5 ग्राउंड्स पे जो है सरकार लोगों से और लोग लोगों से क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसकी जो रेस है उसके आधार पर, उसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान है उसके आधार पर नहीं करेंगे। लेकिन 6th ग्राउंड अगर कुछ होगा, मतलब जो इसका छठा जो आधार होगा वो हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 के अलावा किसी और वजह से भेदभाव करता है तो वो आर्टिकल 15 के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 16 जो है हम वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोक नियोजन के जो मैटर्स हैं उन पर जो है समान अवसर की बात करता है, मतलब सभी को समान अवसर मिले। कहाँ पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अवसर मिले। अब यहाँ पर आर्टिकल 16 में ही जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जो भी रिजर्वेशन है आर्टिकल 16, 1, 2, 3 इनका हम 4, 5 हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको आर्टिकल 16 समझना है, ये इक्वालिटी की बात करता है। कहाँ पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और प्रोहिबिशन और इनकी प्रैक्टिस को क्या करता है, ख़त्म करने की बात करता है, अबॉलिशन की बात करता है। किसको, अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी जो है डिफ़ाइन नहीं की गई है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अनटचेबिलिटी से सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, जो भी छुआछूत, अस्पृश्यता, मतलब कि जो छुआछूत जो भी कास्ट के बेस पे, स्टेटस के बेस पे जो होती थी पहले इंडिया में, उन सबको ख़त्म करने की बात करता है। आर्टिकल 17 जो है ये ही एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जिस पर कोई भी, ये एब्सोल्यूट राइट है, इस पर कोई भी इसका कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हर तरीके से ये छुआछूत को ख़त्म करने की बात करता है। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, मतलब
एकेडमिक और मिलिट्री, शिक्षा और मिलिट्री के सेना को छोड़कर ये हर प्रकार के जो भी टाइटल्स हैं उनको ख़त्म करने की बात करता है। कैसे टाइटल्स? जैसे पहले के ज़माने में महाराजा, राजा, महाराजाधिराज, ये सब जो चलते थे, नवाब थे, ज़मींदार थे, ये सब को ख़त्म करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि ये टाइटल्स जो हैं ये लोगों के बीच में और ज़्यादा गैप बढ़ाते हैं, ऊंचा नीचा, ऊंच नीच और ये सब का भेदभाव इनसे और बढ़ता है और सुपीरियर और इन्फीरियर सोसाइटी में और आता है, ये और ज़्यादा गहरा करता है उस गैप को। तो यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ टाइटल, लेकिन मिलिट्री और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी टाइटल्स और अवार्ड्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड कैटेगरी ऑफ राइट्स की, विच इज़ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में 4 आर्टिकल्स आते हैं, 19, 20, 21, 22। 19 जो है वो प्रोटेक्शन की बात करता है 6 राइट की, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू प्रोफेशन है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन की उसको फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है अपने विचारों को, बोलकर, लिखकर, गाकर, जैसे भी। उसे असेंबली बनाने की फ्रीडम है, एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम है, उसे देश में किसी भी भाग में घूमने की फ्रीडम है, आने जाने की फ्रीडम है, देश के किसी भी भाग में बसने की, रहने की फ्रीडम है, उसे अपने पसंद के किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने की फ्रीडम है। अब जो सेकंड जो आपका आर्टिकल 20 वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब जब आपने कोई भी अपराध किया हो और आपका दोष सिद्ध हो गया हो, उस टाइम पे आपको किन चीज़ों से सुरक्षा मिलती है। इसमें 3 बातें कही गई हैं आर्टिकल 20 में, जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब कि आज अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो आज अगर कोई कानून है जो उस क्राइम के लिए सज़ा की बात करता है तो मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर मैंने पहले कोई क्राइम किया था, जब कोई कानून, ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था, उसके लिए सज़ा ही नहीं थी, तो उसके लिए मुझे वो सज़ा नहीं मिल सकती। मतलब जिस टाइम क्राइम किया है उस टाइम वो कानून होना चाहिए सज़ा का, तभी मुझे उसके लिए सज़ा मिल सकती है। मतलब कोई भी कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पिछले किए हुए क्राइम के लिए जो लागू नहीं होगा। कि मैंने 12 साल पहले कोई क्राइम किया था, लेकिन तब तो कोई ऐसा कानून ही नहीं था कि जो मुझे सज़ा की बात करता हूँ, लेकिन आज ऐसा कानून बन गया है तो उस क्राइम के लिए मुझे आज सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मैं आज कानून बन गया है, आज मैं फिर से वही क्राइम करती हूँ तो फिर मुझे सज़ा मिलेगी, पिछले किए हुए कानून पर नहीं मिलेगी। मतलब जिस टाइम पे जो क्राइम किया हुआ हो उस टाइम पे कानून होना चाहिए उसकी सज़ा के लिए, तभी उसके लिए सज़ा मिलेगी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही क्राइम के लिए डबल बार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी ने एक क्राइम किया, किसी ने किसी का मर्डर किया, उसे जितने भी साल की सज़ा हुई हो तो उसको एक ही क्राइम के लिए दो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। मतलब कि किसी ने एक क्राइम किया, उसको 20 साल की सज़ा हुई, उसने अपनी 20 साल की सज़ा पूरी कर ली, फिर से उसको उसी क्राइम के लिए जिसकी सज़ा उसने काट चुका है उसी क्राइम के लिए उसको फिर से 20 साल की सज़ा नहीं मिल सकती। अगर एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए सज़ा मिल चुकी है, उसने सज़ा पूरी कर चुका है, तो वो फिर मतलब रिलीज़ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब फिर उसको उसी क्राइम के लिए दोबारा से कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती। एक ही क्राइम के लिए दो, या फिर एक ही क्राइम के लिए दो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। एक क्राइम के लिए जो पनिशमेंट है वही मिलेगी। उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इस पर मतलब कि कोई भी जो पर्सन है उसको, जो भी अक्यूज्ड है, मतलब कि वो आरोपी है, तो आरोपी को खुदी के खिलाफ जो है ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो खुदी के खिलाफ गवाही दे। ये आर्टिकल 20 जो है ऐसा करने से रोकता है। किसको? हमारी जो स्टेट को रोकता है कि स्टेट ऐसा नहीं करेगी। मतलब वो किसी को भी धमकाएगी नहीं, उकसाएगी नहीं, या उसको फोर्स नहीं करेगी, कंपेल नहीं करेगी किसी भी पर्सन को कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे, कोई भी आरोपी। तो इन सब से सुरक्षा की बात करता है कौन? आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल जो 21 है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 जो है
वो बहुत ही एलोबरेटेड जो है राइट्स है, मतलब कि इनकी जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इनमें और भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाइम टाइम पर नए नए जो है राइट्स जो है ऐड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो मतलब जीने का अधिकार और जो आपकी पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, मतलब हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन इस पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और इस पे एक और बात कही गई है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 21 भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपका जीने का अधिकार भी आपसे छीना जा सकता है। किस कंडीशन में? जब आपने कोई ऐसा क्राइम किया, जैसे कि आपने क्राइम किया है और आपको उस क्राइम के लिए 100 साल मतलब पूरा लाइफ जो है इम्प्रिजनमेंट हुई है, मतलब कि आपको उम्र कैद हो गई हो, तो ये तो फिर आप कहेंगे कि ये आपके आर्टिकल 21 के खिलाफ है। लेकिन ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि कानून के जो द्वारा जो विधि बनाई गई है उससे ये उसके अकॉर्डिंग है, मतलब कि हमारे जो देश में जो कानून बना है उसमें ऐसे क्राइम के लिए लाइफ सेंटेंस मिलता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में होता है। तो उस कंडीशन में आपका आर्टिकल 21 जो है वो वायलेटेड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। अब जो आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारी, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसको टाइम टाइम पर जो है हर केस में जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे नए नए जो है राइट्स ऐड कर, जिसमें कि अगर हम कुछ राइट्स को देखें तो उस पे है जैसे कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का सबको अधिकार है। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर, मतलब कि प्रदूषण जो रहित आपका पानी और जो आपका वातावरण हो वो शुद्ध हो, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में, एनवायरनमेंट में आपको जीने का अधिकार है, ये आपका राइट टू लाइफ के अंदर आता है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल। ये बहुत सारे कुछ लिस्ट है राइट्स की, जो लगभग 35 प्लस जो कि हैं वो है लिस्ट, जिसमें जो कि आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आती हैं, और इसे टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और भी ऐड करता जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल जो 21 है इसे जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू ऐड किया गया था। मतलब जो पहले DPSP में जो आपका राइट टू जो एजुकेशन की बात कही गई थी, जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, उसको फिर बदल दिया गया था और राइट टू एजुकेशन को जो एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कहता है कि शिक्षा का अधिकार की बात करता है। जो कि आर्टिकल 21A में जो भी आपके 6 साल से लेकर जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं, मतलब 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनको कंपलसरी फ्री एजुकेशन की बात करता है। कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात करता है कौन? आर्टिकल 21A। इसे कहाँ पर, जैसे कि अभी हमने देखा कि पहले ये DPSP में था, लेकिन DPSP में आज भी जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका DPSP है, लेकिन वो जो है वो आपका 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात करता है अब। और ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है अंडर फंडामेंटल राइट्स, ये 6 to 14 ईयर तक के बच्चों की एजुकेशन की बात करता है। इसे 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में किया गया था, उसके थ्रू इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था और आर्टिकल 21A में ऐड किया गया था। अब आर्टिकल जो 22 है आपका, वो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब जैसे कि जब भी आपको कोई भी अरेस्ट होती है, जो मतलब आप कोई भी क्राइम करते हैं, आपको डिटेन किया जाता है या फिर अरेस्ट किया जाता है, तो उससे उसमें जो प्रोटेक्शन की बात की गई है, आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं उन कंडीशन में जब आपको किसी क्राइम के लिए अरेस्ट या डिटेन किया गया। जैसे डिटेंशन की अगर हम बात करें तो डिटेंशन 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है कि जैसे कि हिरासत
हिरासत की बात करें अगर हम, तो एक प्यूनिटिव होता है, एक प्रिवेंटिव होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने कोई क्राइम किया और उस क्राइम को आपको कोर्ट में वो क्राइम जो है सिद्ध हो गया है, कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी है और फिर आपको एक पनिशमेंट के तौर पर उस पनिशमेंट के लिए आपको जेल की हिरासत में रखा गया है, तो उसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि प्रिवेंट कर रहा है, ये मतलब क्राइम अभी हुआ नहीं है, क्राइम को होने से प्रिवेंट कर रहा है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये कोई भी टेरर एक्टिविटी कर सकता है, मतलब ये कोई भी आतंकवादी गतिविधि कर सकता है देश में, उस पर शक है पुलिस को, तो उसको जो है पुलिस है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर सकती है। मतलब उसको क्राइम करने से, जैसे कि पूरा शक है, पूरी संभावना है कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ गलत क्राइम करेगा, तो उसको क्राइम करने से प्रिवेंट करने के लिए उसको हिरासत में लिया जा सकता है, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो आर्टिकल 22 जो है वो जब भी कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है या उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसके पास जो है कुछ राइट्स होते हैं। अब वो राइट्स कैसे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू जो है डिटेन किया गया, मतलब कोई भी ऑर्डिनरी लॉ को अगर उसने वायलेट किया है, कोई भी आम जो कानून को तोड़ा है या कुछ किया है, तो उसमें उस कंडीशन में जो है उस व्यक्ति के पास ये राइट होता है कि उसको किस वजह से, किस ग्राउंड्स पे, मतलब उसको किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, ये उसको बताया जाएगा। दूसरा है कि उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब उसको अपना एक लॉयर हायर करने का जो है उसके पास राइट होगा। उसके पास ये भी राइट होगा कि उसे जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, जिसमें कि जो जर्नी है उसका टाइम इंक्लूड नहीं होगा। मतलब कि जो डेटिनी है, मतलब जिसको हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो उसको जैसे अभी अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करना होगा। और अगर कोई दूर है, जर्नी है, ट्रैवल का टाइम भी उस पर इंक्लूड हो रहा है, तो उसको ट्रैवल के टाइम को हटा के ट्रैवल टाइम को 24 आवर्स में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर कोई, ये सारे 3 राइट्स हैं, ये राइट्स तब हैं किसी इंसान के पास जब उसे किसी भी ऑर्डिनरी लॉ के लिए अरेस्ट किया गया हो। अब जो सेकंड जो पार्ट आर्टिकल 22 का, वो कहता है प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि क्राइम अभी हुआ नहीं है लेकिन क्राइम होने की संभावना है, और पहले जब किसी ऐसे व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है तो उसके पास कौन कौन से राइट होते हैं कि उसको भी जो उसकी जो हिरासत है उसको 3 महीने तक रहेगी, मतलब उसको 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ 3 महीने के लिए उसको डिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी और उसको हिरासत में लेना है, तो फिर जो एडवाइजरी बोर्ड है वो उससे अपनी रिपोर्ट देती है, और एडवाइजरी बोर्ड में कौन रहते हैं, हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं। अगर वो रिपोर्ट ये बोलती है कि हाँ इस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा भी डिटेन करना चाहिए, तो फिर 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेन कर सकते हैं। उसके अलावा उसको किस लिए हिरासत में लिया गया है उसको ये बताना ज़रूरी है रहता है, कि मतलब आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको उसको आपने उसको क्यों डेट्यूनी बनाया है, क्यों आपने उसको डिटेन किया है। फिर तीसरा है कि जो डेट्यूनी है, मतलब जिसको हिरासत में लिया गया है, उसके पास उसको ये मौका देना चाहिए कि वो अपने जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करे, मतलब अपने उसका भी पक्ष रखा जाए, ये उसके पास अधिकार रहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जैसे हमारे देश में कई कानून भी बने हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो PDA 1950 था, जो कि अब एक्सपायर्ड हो चुका, ये भी था। फिर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि मीसा एक्ट से फेमस है 1971, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है अभी, तो वो भी बन चुका है। उसके बाद हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो नासा 1918 था, प्रिवेंशन ऑफ जो ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था। तो ये सारे कुछ आपके जैसे टाडा, UAPA
जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है जो 1967 का, जिसे कि अमेंड भी किया गया था 2004, 2008, 12 और 19 में। तो ये कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ लॉ भी बनाए हुए हैं हमारी कंट्री में। अगर अब हम नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की बात करते हैं, जो है हमारा आर्टिकल कौन सा है, 23, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब कि आपके जो भी बलात् श्रम और जो आपकी जो मानव तस्करी से जो आपका निषेध से रिलेटेड ये आपका राइट है। मतलब कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मतलब किसी भी इंसान को बाज़ार में किसी सामान की तरह बेच देते हैं, जैसे कि महिलाओं को या फिर किन्हीं आदमी को स्लेवरी के लिए, है ना, दास बनाने के लिए जो बेचा या ख़रीदा जाता है, उसको यहाँ पर रोकने की बात की गई है। और जो फोर्स्ड लेबर है, मतलब बिना जो पेमेंट किए, उसका बिना वेजेस के उसको उससे काम करवाना, मतलब कि बॉन्डेड लेबर, जैसे कि फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर्स जो हैं, बिना उसको उसकी पेमेंट दिए हुए आप उससे अगर काम करवा रहे हैं, उसको बंधुआ मजदूर टाइप का, तो उसके लिए जो हमारा जो आर्टिकल 23 है उसको ख़त्म करने की बात करता है। अब इस पे भी ये भी जो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पे भी कई एक्सेप्शंस हैं। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वो कौन कौन सी जो चीज़ है, मतलब जो कौन कौन सी लिमिटेशंस है जो इम्पोज होती हैं इस आर्टिकल 23 में। अब आर्टिकल जो 24 है, ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ की बात करता है। मतलब कि जो बाल श्रमिक जो हैं, बाल मजदूरी पर जो है रोक की बात करता है, मतलब ख़त्म करने की बात कर रहा है। कौन सा, आर्टिकल 24। इसमें जो भी बच्चे हैं, जो भी 14 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको किसी भी जो हैज़ार्डस जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क है, रेलवेज़ है, या कोई भी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसा कोई कारखाना है जहाँ पर सुरक्षा की बहुत कमी होती है, ऐसी जगहों पर जो है छोटे बच्चे, मतलब 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित करता है उनके रोज़गार में। मतलब ऐसे बच्चे जो है चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी नहीं कर सकते। अब जो फोर्थ कैटेगरी जो है हमारी राइट्स की, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जैसे कि जो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो फोर्स लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब तो ये दो राइट जो है आर्टिकल 23, 24, ये कौन सी कैटेगरी, हमारी जो थर्ड कैटेगरी थी, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो है हमारे 25 से लेके 28 तक जो है आर्टिकल आते हैं, जिसमें 25, 26, 27, 28 हैं। तो 25 जो है ये बात करता है, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को जो है अपना सकता है या फिर मान सकता है। इस पे 3 चीज़ बताई गई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब कि अंतःकरण से वो किसी भी धर्म को मान सकता है। जैसे कि जो दूसरा है वो है राइट टू प्रोफेस, मतलब कि आर्टिकल 25 के ही अंदर जो है राइट टू प्रोफेस, मतलब कि उसको ये राइट भी है कि वो अपने धर्म को जो है प्रोफेस भी कर सकता है कि मैं इस धर्म को मानता हूँ। वो सबको मतलब बता भी सकता है कि मेरा मानना ये है। वो ओपनली उस चीज़ को, अपने फेथ को और बिलीव्स को, रिलीजियस बिलीव को डिक्लेयर भी कर सकता है। मतलब उसके पास राइट टू प्रोफेस है। उसके पास राइट टू प्रैक्टिस है कि मतलब वो अपनी जो रिलीजियस जो वर्शिप है, मतलब पूजा पाठ, जो रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज़ हैं, उनको वो अपनी बिलीव्स, अपनी मान्यताओं के आधार पर उन तरीके से वो पूजा पाठ, अपनी सारी रिचुअल्स कर सकने का उसको ये भी अधिकार है उसके पास। उसके पास राइट टू प्रोपोगेट भी है, मतलब कि वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, लेकिन धर्म के प्रचार में जो धर्म परिवर्तन नहीं होगा। धर्म परिवर्तन मतलब किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप भी उस धर्म को अपनाओ या मानो। उसके पास ये राइट रहेगा कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन बिना किसी व्यक्ति को फोर्स किए कि वो भी उसके धर्म को माने। तो ये हमारा आर्टिकल 25 था। आर्टिकल 26 जो है ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब जो भी आपके धार्मिक जो हैं
उनको मैनेज करने के लिए ये आपको स्वतंत्रता देता है, जिसमें आर्टिकल 26 में सभी जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, जैसे खान हैं, धार्मिक संस्थानों, जो भी मंदिर हैं या फिर जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं, जो भी आपके, उनको मैनेज उनके जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं आप। मतलब जितने भी धार्मिक आपके कामकाज हैं उनको उसके प्रबंध में आपको प्रबंध करने का आपको फ्रीडम होती है इस पे। अब जो आर्टिकल 25 था वो इंडिविजुअल्स राइट थे, मतलब वो राइट्स इंडिविजुअल से रिलेटेड थे कि कोई भी इंडिविजुअल अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, प्रचार कर सकता है, बता सकता है कि वो उसकी मान्यता किस धर्म में, अपने फेथ को बता सकता है। तो वो एक इंडिविजुअल राइट्स थे। राइट टू फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये जो कलेक्टिव राइट्स है, मतलब ये कम्युनिटी राइट्स बोल सकते हैं इसको, कलेक्टिव राइट्स है कि कोई रिलीजियस जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके जो भी रोज़मर्रा के जो भी काम काज, जो भी जैसे भी जो भी अफेयर हैं उसके रिलीजियस अफेयर हैं उनको वो मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कि वो राइट फॉर रिलीजियस और जो भी चैरिटेरियल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, और राइट टू ओन और एक्वायर जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो अपने इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉपर्टी को जो संपत्ति है उसको जो है रख सकते हैं। ये कम्युनिटी राइट्स हैं। अब जो राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, अब वो उनका लॉ क्या होगा, कैसे उस प्रॉपर्टी का रख रखाव होगा, तो ये इस पे जो है आर्टिकल 26 ये बात करता है। आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो इस पे बताया गया है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, मतलब इसमें किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता या फिर कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो है किसी भी रिलीजियस जो है मैटर के लिए, किसी भी रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए टैक्स दे। सरकार ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी जो कि रिलीजियस काम के लिए यूज़ होगा। मतलब सरकार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या फिर धार्मिक जो भी चीज़ों के प्रमोशन के लिए जो है लोगों से, आम जनता से जो है टैक्स नहीं लेगी। तो यहाँ पर लोगों को इस चीज़ से फ्रीडम दी गई है कि वो ऐसी किसी भी चीज़ से उनसे रिलीजियस जो प्रमोशन के लिए, रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो है उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। आर्टिकल 28 जो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब जैसे कि कुछ संस्थानों में इंस्टीट्यूशन है पूरी तरीके से वो सरकारी है या अर्ध सरकारी जैसा भी है, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि वो जो है किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ज़बरदस्ती की जाती है कि आप इसी धर्म की जो चीज़ों को फॉलो करें तो उससे फ्रीडम है। अब अगर वो इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल जो 28 है उसमें बताया गया है कि इस पे कौन कौन से 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड होंगे। तो इस पे जो पूरी तरीके से सरकारी इंस्टीट्यूशन है, पूरी तरीके से, या इंस्टीट्यूशन जो है एडमिनिस्ट्रेड है स्टेट और किसी भी ट्रस्ट के अंदर बनाए गए हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, या फिर जिसे सरकार से कोई भी एड मिल रही है, तो इन टाइप के एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन में किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, कहा नहीं जाए। तो उस स्थिति में अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा किया जा रहा है और जो वो व्यक्ति है वो माइनर है, मतलब कि वो 14 साल से कम का है, तो उसमें उसके जो गार्जियंस हैं, मतलब उसके पेरेंट्स हैं, उनका कंसेंट ज़रूरी है, मतलब उनकी अनुमति ज़रूरी है। और अगर माइनर नहीं है तो उस व्यक्ति का कंसेंट, मतलब उसमें उसकी सहमति ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो बोल रहा है कि आप ऐसे फॉलो करें, मतलब ये चीज़ रिचुअल करें किसी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन वो मुझसे पूछेंगे मेरा कंसेंट, तो अगर मेरी सहमति होगी तो मैं हाँ बोलूँगी, नहीं होगी तो ना बोलूँगी। लेकिन अगर छोटा बच्चा है उस जगह पे तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स से ये पूछा जाएगा।
अब हमारी जो 5th कैटेगरी है राइट्स की वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। तो आर्टिकल 29 जो है वो उन राइट्स की बात करता है, मतलब माइनॉरिटीज़ के कुछ जो अधिकारों की बात करता है, जिसमें कि अगर कोई ऐसी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिनकी जो डिस्टिंक्ट्स, जिनकी कोई अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट अलग है, जिनकी जो कल्चरल, जिनका कल्चर अलग है, या फिर जिनका रिलीजन कल्चर जो अलग है, ऐसी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने अपने कल्चर, अपनी भाषा और अपनी जो भी लिपि और अपनी जो संस्कृति को बचाने के लिए जो है कि कोई भी सिटीज़न जो है उसको किसी भी जो भी शैक्षणिक संस्थान है, मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा। अगर वो इंस्टीट्यूशन पूरा तरीके से सरकारी है या फिर कोई भी सरकारी एड या सरकारी फंड से चल रहा है, तो उसको सिर्फ उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज की वजह से के ग्राउंड्स पे क्या है, उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। तो ये जो राइट्स हैं ये मतलब कल्चरल और किसी भी माइनॉरिटी के कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और उनको कंजर्व करने के लिए राइट्स देता है। आर्टिकल 29 जो है वो इनमें दोनों रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और जो लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, दोनों के संरक्षण की बात करता है। मतलब दोनों अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए, कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को कंजर्व करने के लिए इनको प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें आर्टिकल 30 में जो ऑल माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं उनको ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है अपने हिसाब से चला सके, जैसे कि वो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें मतलब जो सरकार है वो किसी भी जो शैक्षणिक संस्थान है उनके बीच में भेदभाव नहीं करेगी कि ये जो है माइनॉरिटीज़ जो है अल्पसंख्यक जो है शैक्षणिक संस्थान है, इसके आधार पर इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको अपनी भाषा में जो है शिक्षा देने के लिए अपने जो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और बना सकते हैं। अब जो शैक्षणिक संस्थान है माइनॉरिटीज़ के वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि इंस्टीट्यूशन दैट सीक्स रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम स्टेट, मतलब जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त हो और राज्य से जो है इनको कुछ एड भी मिल रही हो, है ना, सहायता भी मिल रही हो। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट नॉट एड, मतलब जिनको सिर्फ सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन सरकार से कोई राशि नहीं मिल रही इनको चलाने के लिए। और तीसरे टाइप के इंस्टीट्यूशन वो हैं जिनको तो ना ही सरकार से मान्यता मिली है और ना ही राशि मिल रही है। तो इसमें से जो पहले 2 टाइप के हमने इंस्टीट्यूशन देखे जिनको रिकॉग्निशन और एड दोनों मिल रही है और जिनको सिर्फ स्टेट से रिकॉग्निशन मिली है, तो उसको जो सरकार है वो क्या है रेगुलेट कर सकती है किन मैटर्स में, जैसे कि उनका सिलेबस क्या होगा, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इस जो भी इंस्टीट्यूट है उसका डिसिप्लिन क्या होगा, सैनिटेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ कैसा होगा। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में जो है उसमें जो स्टेट है यानी जो राज्य है वो इन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर सकता है। अब जो तीसरे टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जिनको ना मान्यता मिली है राज्य से और ना ही कोई राशि मिलती है राज्य से, तो वो अपने हिसाब से वो उनको जो है राज्य रेगुलेट नहीं करता। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट यानी कि 6th राइट की, जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें कि आता है हमारा आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है अंडर फंडामेंटल राइट्स, जिसे B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ
फंडामेंटल राइट्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट और सोल कहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का कोई महत्व नहीं है या इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक कि इसमें आर्टिकल 32 ना हो, क्योंकि बिना आर्टिकल 32 के सारे फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस हैं। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो सिर्फ एक वादे की तरह होंगे अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो, क्योंकि आर्टिकल 32 ही जो है वो हर सिटीज़न को ये जो है गारंटी देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो आदेश निर्देश दे सकती है जो भी इनके लागू करवाने के लिए, फंडामेंटल को लागू करवाने के लिए वो आदेश निर्देश दे सकती है और रिट्स जारी कर सकती है। इसमें अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है या फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट नहीं हुआ है तो वो पर्सन सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का गारंटर माना जाता है। तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है इनको लागू करवाने के लिए, या फिर इनका उल्लंघन होने की स्थिति में जस्टिस के लिए वो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में जो है आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, मतलब कि डायरेक्ट जो भी अपनी डायरेक्शन दे सकता है किसके लिए, और इशू कर सकता है 5 टाइप की जो हमारी रिट्स हैं उनको जारी कर सकता है, इशू कर सकता है रिट्स को। इस पे हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्चरी और को वारंटो है। तो ये 5 टाइप की रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा भी एम्पावर किया गया है कि वो और दूसरे कोर्ट को जो है डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि वो रिट्स को जारी करें। और जो इस पे राइट टू मूव, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हर व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मैंने बोला कि इनकी वायलेशन की स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें कि इससे इन्हें जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कब इनके ये अधिकार देता है कौन? आर्टिकल 32 लोगों को अधिकार देता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाए जब इनका उल्लंघन होता। सिर्फ और सिर्फ ये नेशनल इमरजेंसी में जो है ऐसा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अदर रेमेडीज़ में बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम ऐसा प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं लोगों के ये राइट को कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें, जिसमें कि आर्टिकल 359 में ये कहा गया है। तो सिर्फ इन स्थितियों में जो है सिटीजन्स अप्रोच नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को, अदरवाइज़ हर कंडीशन में जो है सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें। मतलब हमारी जो उच्चतम न्यायालय है वहाँ पर जा सकें जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। तो इससे आर्टिकल 32 से हमको ये साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिफेंडर और गारंटर है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। अगर मान लीजिए आर्टिकल 32 ना होता तो क्या होता? वो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ महज वादे होते, क्योंकि अगर उनका उल्लंघन भी होता तो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ही नहीं होती कि उनके उल्लंघन के लिए हम कहीं न्याय के लिए कहीं पर अपील कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ कि कोई हमको उन अधिकारों की गारंटी दे सकता है। लेकिन आर्टिकल 32 वो सभी चीज़ों को पूरा करता है, और फंडामेंटल राइट्स को ये फंडामेंटल बनाने का काम कौन करता है? हमारा आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट है हमारा, जिसे हार्ट एंड सोल भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट को जारी करता है उसे हम एक अलग वीडियो में सेपरेटली पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी हो चुका है, तो और भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर डिटेल में हम इन 5 रिटों को डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्हें हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उस पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए हमारे आर्टिकल 12 से लेके 32 तक फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 12 में हमने देखा स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। आर्टिकल 13 में हमने ऐसे कानूनों को देखा जिनका टकराव हो रहा था हमारे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों से। उसके बाद हमने हमारी जो भी 6 राइट्स की कैटेगरी थी, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक हमारे
इन सारे अधिकारों को हमने, जो 6 टाइप के अधिकार थे हमारे, उनको देखा। उनमें कौन कौन से आर्टिकल किन किन अधिकारों की बात करते हैं, ये सब हमने देखा। अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में, वो 12 से लेके 35 तक में। तो अभी तो हमने 32 तक देखा। अब 33, 34 और 35 किन से रिलेटेड है उनको देखते हैं, लेते हैं एक बार जल्दी से। तो 33 जो है वो हमारा बोलता है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करवाता है। मतलब कि आर्टिकल 33 ने पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंट एजेंसी और एनालॉग फोर्सेस हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उनके राइट्स को ख़त्म कर सकती है या उनको रेगुलेट या फिर कम करने की जो पावर है वो किसके पास है, फंडामेंटल वो पार्लियामेंट के पास है, उनको ख़त्म करने की। मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इन लोगों के पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वो ख़त्म कर सकती है। तो इसी कड़ी में पार्लियामेंट ने जो है 1950 में आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट को इनेक्ट किया, मतलब कि लागू किया। कब, 1950 में। उसके बाद पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट को भी फिर जो है हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने लागू किया, पास किया, बनाया, जिससे कि इन लोगों के जो फंडामेंटल राइट को क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। मतलब कहीं पर इनमें कहीं कहीं प्रतिबंध लगाया गया और कहीं इनको ख़त्म किया गया। तो हमारा आर्टिकल 33 क्या बात करता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो इन सभी फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और एब्रोगेट कर सकती है। आर्टिकल 34 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 34 जो है